स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंसुलिन प्रिपरेशंस। हमारे पास जो जानकारी है, मतलब जो स्रोत सामग्री है, वो इंसुलिन के अलग अलग प्रकार, वो कैसे काम करते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें बताती हैं। कोशिश यही रहेगी कि इसे आसान तरीके से समझें। बिल्कुल, ताकि सबको ये पता चले कि डायबिटीज मैनेजमेंट में इंसुलिन का क्या रोल है, क्या बारीकियां हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक बात, ये इंसुलिन आखिर शरीर में करता क्या है? देखिए, इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है। इसका मेन काम है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, खासकर शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। अच्छा। स्रोत के हिसाब से इसका काम शुरू होता है जब ये सेल्स की सतह पर मतलब मेम्ब्रेन पर जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनसे जुड़ता है। इन रिसेप्टर्स में एक खास तरह की एक्टिविटी होती है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। आप समझ लीजिए ये एक तरह का स्विच है सेल के सिग्नल के लिए। ओके, स्विच ऑन होने जैसा। हाँ बिल्कुल, जैसे ही इंसुलिन जुड़ता है ये स्विच ऑन हो जाता है और सेल के अंदर फिर कई सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। और ये क्या चीजें हैं, मतलब मेन असर क्या होता है? स्रोत में कुछ बताया है इसके बारे में? हाँ, बताया है। मुख्य रूप से 4 बड़े असर बताए गए हैं। पहला, लिवर में। लिवर में क्या? लिवर में इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर करने का प्रोसेस तेज कर देता है, मतलब एक्स्ट्रा शुगर जमा हो जाती है। ठीक है। दूसरा, मसल्स में। वहां भी ये ग्लाइकोजन का स्टोरेज बढ़ाता है और साथ में प्रोटीन बनाने का काम मतलब प्रोटीन सिंथेसिस उसको भी बूस्ट करता है। ओके, मसल्स में भी स्टोरेज और बिल्डिंग। हाँ। तीसरा, फैट टिश्यू में, जिसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं। वहां ये ट्राइग्लिसराइड यानी फैट के स्टोरेज को बढ़ाता है। फैट स्टोरेज भी? जी। और चौथा, ये सेल मेम्ब्रेन के आर पार पोटेशियम आयंस K+ के अंदर जाने को बढ़ाता है। इससे खून में पोटेशियम लेवल पर भी असर पड़ सकता है। अरे वाह, ये तो काफी सारे असर हैं। लिवर, मसल, फैट, ये सब तो एनर्जी बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इंसुलिन का मेन काम बॉडी को सिग्नल देना है कि भाई एनर्जी स्टोर करो? हाँ, ये काफी अच्छा तरीका है इसे समझने का। बिल्कुल, जब हम खाना खाते हैं, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है, तब इंसुलिन निकलता है। ये सेल्स को बताता है कि देखो एनर्जी आ गई है, ग्लूकोज आ गया है, इसे या तो यूज करो या स्टोर कर लो। तो लिवर और मसल में ग्लाइकोजन के रूप में, फैट टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड के रूप में स्टोरेज, ये सब उसी का हिस्सा है। और प्रोटीन बनाना? प्रोटीन बनाना भी एक तरह से बॉडी बिल्डिंग और रिपेयर के लिए एनर्जी की मौजूदगी का सिग्नल है। पोटेशियम वाला असर थोड़ा अलग है, पर वो भी दिखाता है कि सेल लेवल पर इंसुलिन कितना कुछ करता है। बेसिकली इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, ये स्टोरेज और बिल्डिंग को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये काम करने का तरीका तो समझ आ गया। अब आते हैं इंसुलिन के अलग अलग प्रकारों पर। स्रोत के हिसाब से लगता है इन्हें इस बेसिस पर बांटा गया है कि ये कितनी जल्दी असर शुरू करते हैं और कितनी देर तक टिकते हैं। बिल्कुल सही। और ये क्लासिफिकेशन डायबिटीज के इलाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे डॉक्टर्स को पेशेंट की ज़रूरत, उसकी लाइफस्टाइल, ब्लड शुगर पैटर्न के हिसाब से सही इंसुलिन चुनने में मदद मिलती है। हाँ, ये जरूरी होगा। स्रोत में ग्राफ भी दिया है, उसमें यह अंतर बहुत साफ दिखता है। अच्छा, ग्राफ में सबसे पहले हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। नाम दिए हैं लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसिन। क्या खास है इनमें? इनकी खासियत है इनकी स्पीड। जैसा नाम है रैपिड, ये बहुत तेजी से काम शुरू करते हैं, इंजेक्शन के बाद करीब 15 मिनट में ही। सिर्फ 15 मिनट? हाँ। और ग्राफ देखें तो इनका पीक असर मतलब सबसे ज्यादा असर वो भी बहुत जल्दी आता है, लगभग आधे घंटे से 1.5 घंटे के बीच। और कुल असर रहता है करीब 3 से 5 घंटे। तो इसका मतलब ये खाने के ठीक पहले या खाने के साथ लेने के लिए बने होंगे, ताकि खाने के बाद जो शुगर बढ़ता है उसे फौरन कंट्रोल करें। एग्जैक्टली। इनको बोलस इंसुलिन या मील टाइम इंसुलिन भी कहते हैं। इनका तेज एक्शन खाने के बाद वाले ग्लूकोज स्पाइक को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। और क्योंकि इनका असर जल्दी खत्म हो जाता है, तो खाने के काफी देर बाद शुगर लो होने का मतलब हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा भी कम रहता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। स्रोत में रेगुलर इंसुलिन का नाम है। ये रैपिड वालों से कैसे अलग है? रेगुलर इंसुलिन रैपिड वालों से थोड़ा धीरे काम करता है। इसका असर शुरू होने में लगते हैं करीब 30 से 60 मिनट। अच्छा, आधा या 1 घंटा? हाँ। और पीक असर आता है 2 से 4 घंटे में। कुल असर 5 से 8 घंटे तक रह सकता है। ग्राफ में देखेंगे तो इसका कर्व रैपिड वाले से थोड़ा चौड़ा है
और पीक भी देर से आता है। तो इसका इस्तेमाल कब ठीक रहता है? ये भी खाने से जुड़ा है? हाँ, रेगुलर इंसुलिन भी खाने के टाइम वाली शुगर को कवर करता है, पर इसे खाने से थोड़ा पहले, लगभग 30 मिनट्स पहले लेने को कहते हैं, ताकि जब तक खाना पच के शुगर खून में आए। हाँ, तब तक इंसुलिन काम करना शुरू कर दे। वैसे कुछ खास सिचुएशंस में, जैसे इंसुलिन पंप में या आईवी ड्रिप में, रेगुलर इंसुलिन ही यूज होता है। रैपिड एक्टिंग के आने से पहले यही मेन बोलस इंसुलिन था। तो अब तक 2 तरह के देखें, रैपिड एक्टिंग जो बहुत तेज और कम देर के लिए, और शॉर्ट एक्टिंग जो थोड़ा धीमा और थोड़ी ज्यादा देर के लिए। ये दोनों खाने के टाइम की शुगर संभालते हैं। बिल्कुल। ये अलग अलग ड्यूरेशन क्यों जरूरी है? मतलब एक ही तरह का क्यों नहीं? ये वैरायटी इसलिए जरूरी है क्योंकि हर मरीज का शरीर अलग होता है। उनका खाना पीना, उनकी दिनचर्या, शुगर का पैटर्न सब अलग होता है। हाँ, बात तो सही है। किसी को खाने के बाद शुगर एकदम तेजी से बढ़ती है, किसी की थोड़ी धीरे धीरे। तो ये अलग अलग प्रोफाइल डॉक्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि वो मरीज के ज़रूरत के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चुन सकें, ट्रीटमेंट को ज़्यादा पर्सनलाइज कर सकें। समझ गया, पर्सनलाइजेशन। अच्छा, अब स्रोत में आगे है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, एनपीएच नाम दिया है। इसका प्रोफाइल कैसा है? एनपीएच का असर रेगुलर से भी धीमा शुरू होता है, करीब 1 से 2 घंटे में। इसका पीक असर काफ़ी फैला हुआ होता है, लगभग 4 से 10 घंटे के बीच, और कुल असर वो 10 से 18 घंटे या उससे भी ज़्यादा चल सकता है। 4 से 10 घंटे का पीक, ये तो काफ़ी लंबा है। हाँ, ग्राफ में भी इसका कर्व शॉर्ट एक्टिंग से ज़्यादा चौड़ा और लंबा दिखता है। इसमें एक प्रोटीन मिलाते हैं, प्रोटामाइन, जो इंसुलिन को धीरे धीरे रिलीज करवाता है, इसीलिए असर लंबा चलता है। 10 से 18 घंटे का असर? तो ये खाने के बीच के टाइम या शायद रात भर की शुगर कंट्रोल करने में काम आता होगा। बिल्कुल। एनपीएच को अक्सर बेसल कवरेज देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसल मतलब वो इंसुलिन जो खाने के बीच में और रात को शुगर लेवल को स्थिर रखने के लिए चाहिए होता है। अच्छा, बेसलाइन वाला। हाँ, इसे दिन में 1 या 2 बार लगाते हैं, लेकिन इसका एक पीक होता है जिसकी वजह से कभी-कभी हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क रहता है, खासकर पीक टाइम के आसपास, और इसके एक्शन में थोड़ी गड़बड़ भी देखी जाती है। और आखिर में स्रोत में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का जिक्र है, डेटेमेर और ग्लार्गिन। इनके बारे में लिखा है कि इनका कोई खास पीक नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ? लॉन्ग एक्टिंग वालों को ऐसे बनाया गया है कि वो बहुत धीरे धीरे और एक समान गति से खून में घुलें। जैसे ग्लार्गिन वो इंजेक्शन वाली जगह पर छोटे छोटे क्रिस्टल बना लेता है जो धीरे धीरे घुलते हैं। अच्छा। और डेटामेर खून में एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन से जुड़कर अपना असर लंबा करता है। नतीजा ये होता है कि इनका असर लगभग 24 घंटे तक रहता है। डेटामेर का शायद थोड़ा कम, और वो भी बिना किसी साफ पीक के। ग्राफ में इनकी लाइन लगभग सीधी फ्लैट दिखती है। बिना पीक के फ्लैट असर। ये तो कुछ वैसा हुआ जैसे हमारे शरीर का अपना पैंक्रियास लगातार थोड़ा थोड़ा इंसुलिन बनाता रहता है। बिल्कुल सही पकड़ा। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का मेन मकसद यही है, एक स्थिर लगातार बेसल इंसुलिन कवरेज देना, जैसे एक हेल्दी पैंक्रियास करता है। तो इसका फायदा ये है कि पीक न होने से एनपीएच की तुलना में हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा कम होता है, खासकर रात में। ये दिन भर शुगर को स्टेबल रखने में मदद करता है। फिर खाने के टाइम के स्पाइक्स के लिए रैपिड या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ले लेते हैं। आजकल तो और भी अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग वाले आ गए हैं, जैसे डेग्लूडेक, जिनका असर 24 घंटे से भी ज्यादा रहता है। तो ये तो साफ है कि अलग अलग ड्यूरेशन वाले इंसुलिन बनाना डायबिटीज मैनेजमेंट में एक बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। इससे डॉक्टर्स एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो मरीज की बेसल यानी बेसलाइन जरूरत और बोलस यानी खाने के टाइम की जरूरत दोनों को पूरा करे, वो भी ज्यादा सटीक तरीके से और कम रिस्क के साथ। हाँ, ये बिल्कुल टारगेटेड थेरेपी की तरफ बढ़ना है। स्रोत में जो अलग अलग प्रोफाइल दिख रहे हैं वो सिर्फ दवाएं नहीं है, वो हमारे डायबिटीज की समझ और उसे मैनेज करने की कोशिशों का नतीजा है। हम खाने के असर बोलस और शरीर की लगातार जरूरत बेसल दोनों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी जानकारी बहुत काम की है, लेकिन जैसे हर दवा के साथ होता है, इंसुलिन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। स्रोत में उनका भी जिक्र है। सबसे कॉमन क्या बताया गया है? स्रोत के हिसाब से सबसे कॉमन और सबसे जरूरी साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड शुगर का बहुत कम हो जाना। शुगर लो होना? हाँ, ये असल में इंसुलिन के एक्शन का ही एक एक्सटेंशन है। अगर डोज जरूरत से ज्यादा हो गई
या खाना देर से खाया या एक्सरसाइज ज्यादा कर ली तो शुगर खतरनाक लेवल तक गिर सकती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण जैसे कंपकपी छूटना, पसीना आना, घबराहट होना, कंफ्यूजन होना और अगर बहुत सीरियस हो तो बेहोशी या दौरे भी पड़ सकते हैं। ये तो वाकई गंभीर है। मरीजों को पता होना चाहिए इसके बारे में। और क्या साइड इफेक्ट्स हैं? एक और है लिपोडिस्ट्रोफी। ये इंजेक्शन लगाने वाली जगह पर फैट टिश्यू में बदलाव होता है। या तो फैट जमा होकर गांठ बन जाती है, लिपोहाइपरट्रॉफी, या फैट गायब होकर गड्ढा बन जाता है, लिपोएट्रोफी। अच्छा, इंजेक्शन साइड पर। हाँ, लिपोएट्रोफी अब कम होती है क्योंकि आजकल बहुत प्यूरिफाइड इंसुलिन आते हैं, पर लिपोहाइपरट्रोफी अभी भी हो सकती है, खासकर अगर कोई लगातार एक ही जगह इंजेक्शन लगाता रहे। तो जगह बदलते रहना चाहिए। बिल्कुल। इससे न सिर्फ वो जगह दिखने में खराब लगती है, बल्कि वहां से इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन भी ठीक से नहीं होता, गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो इंजेक्शन साइट रोटेशन जरूरी है। खुजली का भी जिक्र है, पर सीरियस एलर्जी बहुत रेयर होती है। और आखिर में वजन बढ़ना। वजन बढ़ना, इंसुलिन से वजन क्यों बढ़ सकता है? जैसा हमने पहले बात की थी, इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, स्टोरेज वाला। हाँ, स्टोरेज वाला। ये ग्लूकोज को सेल्स में घुसाता है, फैट स्टोरेज को बढ़ाता है। जब शुगर कंट्रोल बेहतर होता है तो कम ग्लूकोज यूरिन से निकलता है, बॉडी एनर्जी को ज्यादा अच्छे से यूज करती है। इन सब वजहों से थोड़ा वजन बढ़ सकता है, स्पेशली जब इंसुलिन शुरू करते हैं। तो इसे मैनेज किया जा सकता है? हाँ, डाइट और एक्सरसाइज से मैनेज किया जा सकता है। तो ये साइड इफेक्ट्स जानना जरूरी है। इनका मैनेजमेंट कैसे होता है? स्रोत में है कुछ? स्रोत में मैनेजमेंट डिटेल्स में नहीं है, पर यह तो अंडरस्टूड है कि इनके बारे में जानना जरूरी है। हाइपोग्लाइसीमिया के लिए डोज को ध्यान से एडजस्ट करना, रेगुलर शुगर चेक करना, खाने और इंसुलिन डोज को मैच करना। मरीजों को इसके लक्षण पहचानना और तुरंत इलाज करना सिखाना चाहिए, जैसे कुछ मीठा खा लेना। लिपोडिस्ट्रोफी के लिए इंजेक्शन साइट रोटेशन, वजन के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस। मेन बात यह है कि इंसुलिन एक जान बचाने वाली दवा है डायबिटीज में। इसके फायदे आमतौर पर रिस्क से कहीं ज्यादा हैं, अगर इसे ध्यान से और डॉक्टर की निगरानी में लिया जाए। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। तो आज की बात को अगर समेटें तो हमने देखा कि इंसुलिन काम कैसे करता है। सेल्स को ग्लूकोज लेने और स्टोर करने का सिग्नल देता है। हाँ, हमने अलग अलग तरह के इंसुलिन देखे, रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग खाने के लिए, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग बेसल कवरेज के लिए। स्रोत का ग्राफ ये प्रोफाइल अच्छे से दिखाता है। बिल्कुल। और हमने कुछ मेन साइड इफेक्ट्स जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, लिपोडिस्ट्रोफी और वजन बढ़ने पर भी बात की। हाँ, और इस पूरी जानकारी को देखें तो एक बात साफ नजर आती है कि डायबिटीज का इलाज कितना ज्यादा पर्सनल हो गया है। ये जो अलग अलग इंसुलिन प्रोफाइल बने हैं, ये दिखाते हैं कि अब वो एक ही दवा सबके लिए वाला जमाना नहीं रहा। सही बात है। मरीज की खास जरूरतें, उसकी लाइफस्टाइल, उसका शुगर पैटर्न, इन सबको देखकर एक कस्टमाइज्ड इंसुलिन प्लान बनाया जा सकता है। यही सटीकता, यही प्रिसिजन असरदार डायबिटीज मैनेजमेंट की कुंजी है। ये वाकई में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ एक सवाल मन में आता है कि आगे क्या, भविष्य में क्या हो सकता है इस फील्ड में। स्रोत हमें आज की स्थिति दिखाता है, पर सोचने पर मजबूर करता है। क्या मतलब? क्या हम और भी स्मार्ट इंसुलिन की उम्मीद कर सकते हैं, जो शायद बॉडी की जरूरत के हिसाब से खुद ही एडजस्ट हो जाए, या ऐसे इंसुलिन जो हफ्ते में बस एक बार लेने हो? हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। या फिर इंसुलिन लेने के और आसान तरीके, जैसे खाने वाली गोली या बेहतर पंप। आज का स्रोत हमें दिखाता है कि तरक्की हुई है और आगे भी हो सकती है। ये सोचना दिलचस्प है कि अगला कदम क्या होगा जो डायबिटीज के साथ जी रहे लोगों की जिंदगी को और बेहतर बना सके।